हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। आज हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार बताएंगे? अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा एसिडिटी हो गई है तो आप क्या क्या उपाय बता सकते हैं? तो हम उसे नींबू पानी पीने की सलाह देंगे, सिरका या बेकिंग सोडे का विलयन की सलाह देंगे एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया है। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और ये सभी को पता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अब इसे अपन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं ऐसे, अम्ल की अनील, तो अ से अम्ल हो जाएगा और नी से नीले और ल से लाल, तो नीले लिटमस को लाल कर सकते हैं। और क्षारक की ट्रिक है छलनी, क्षार लाल लिटमस को नीला कर सकते हैं। अनिल और छलनी से अपन इसे याद कर सकते हैं। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक, इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक ही है। हल्दी कैसे? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन रगड़ते हैं तो उस पर धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दी है कि प्राकृतिक सूचक दो दिए हैं, एक लिटमस है और एक हल्दी है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हल्दी है। और संश्लेषित सूचक दिए है, ये दो हैं, इनके नाम आपको याद ही कर लेना है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दी है, इतनी इसको तो आपको याद ही कर लेना है। फिर दिया है कि इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को कर देते हैं। अब इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी है। क्या आप ये जानते हैं? लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जो पेपर है या इसका जो विलियन होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। कौन से समूह का? ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ये प्राय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ भी है इसके अलावा, लिटमस के अलावा भी अपन बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ का यूज़ करते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजेनिया, प्लेटोनियम, जेरियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ विलियन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। तो ये सब सूचक है, इन्हें भी आपको याद रख लेना। सबसे पहले याद रखना है, फर्स्ट है लाल पत्ता गोभी, सेकंड हल्दी, हाइड्रोजेनिया, प्लूटोनियम और जेरेनियम, इनके फूलों की पंखुड़ियों का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ना हमने पढ़ा भी, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये पढ़ा कि प्राकृतिक सूचक है लिटमस और हल्दी, और संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। और ये लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। और जब विलियन न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, तो लिटमस बैगनी रंग का ही होता है। और कुछ सूचकों के नाम पड़े, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजेनिया, प्लेटोनियम, जेरेनियम, ये सब फूलों की पंखुड़ियाँ। तो आपको याद रखना है, सब सूचक है। अब यहाँ पे एक ये दिया है, अम्ल क्षारक के गुणधर्म को समझना। सबसे पहले प्रयोगशाला में अम्ल क्षारक,
तो यहाँ पे कुछ इसके नाम दिए। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये सब दिए हैं। और कुछ क्षारक के नाम भी दिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके विलयनों के नमूने को इकट्ठा कर देना है और इसमें लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज के विलयन के रंग की जांच करना है। एग्जाम्पल दिया है, चेक करना है कि ये अम्ल क्षारक है और ये इनका रंग क्या क्या हो जाता है। फिर दिया है, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे गंध अम्लीय क्षार के माध्यम से भिन्न होती है। जैसे अपन कलर से चेक कर सकते हैं, वैसे हम गंध से भी चेक कर सकते हैं। उसमें गंधीय सूचक कहने का ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। आइए इनमें से कुछ सोच कर। यहाँ पे 2.2 दिया है। इसमें बताया कि बारीक कटी हुई प्याज एवं स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध लीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दिए। आप कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्लीय क्षार की जांच करिए, इसे गंध से हमें पता चले। तो यहाँ पे दिया है कि इस जो क्रियाकलाप किया, इससे प्रेक्षण से निकलता है कि जो वेनिला है, वेनिला प्याज और लौंग के तेल जो गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है या आता है कि गंधीय सूचक के एग्जाम्पल, तो इसमें 3 दिए एनसीईआरटी में, तो अपने को 3 बहुत अच्छे से याद रखना है। वेनिला है, प्याज और लौंग का तेल गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है। प्राकृतिक सूचक के भी पता है अपने को, हल्दी और लिटमस। और संश्लेषित सूचक के है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। और गंधीय सूचक के वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। फिर यहाँ पे दिया अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि किसके किसके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है 2.3। चित्र 2.1 यहाँ पे दिया ये दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ये हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी किया था कि जब जिंक के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो उससे एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ यही क्रियाकलाप दिया है कि एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और इसमें दानेदार जिंक डालिए तो क्या होता है। तो गैस निकलती है बुलबुले के रूप में, हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विद्यमान होता है, एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं अम्ल के साथ। तो धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। क्या होगा, अम्ल के साथ धातु की वजह से लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको याद रख लेना है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। अब 2.4 एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिला दीजिए। अब क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकली। पुनः हाइड्रोजन गैस ही निकलेंगी, किंतु ऐसे अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। तो हमने यहाँ देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल के साथ धातु करने पर लवण बन रहा है, कि यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब इसी प्रकार हम धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। इसमें भी एक क्रियाकलाप करें, 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए एवं बी से नामांकित कीजिए। 2 परख नली लेंगे। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए और परख नली बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया अपन धातु वाले। तो सोडियम कार्बोनेट ले लिया और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, HCl मिला दिए। तो इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस के चूने के पानी से प्रवाहित कीजिए। जो भी बनेगा उसके बाद उसको चूने के पानी में प्रवाहित करना है। तो यहाँ पर परख नली 1 में क्या हुआ, सबसे पहले हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया था और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला, तो NaCl बन जाएगा और H2O जल और CO2। इसी प्रकार इसमें भी किया कि NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ, तो NaCl H2O और CO2। तो इसमें भी क्या हो रहा है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहा है, तो इसमें भी लवण बन रहा है, पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। यहाँ पे दिया है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर
क्या बनेगा CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या, संगमरमर भी है। फिर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O CO2 CaHCO3 जो जल में विलयशील होता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विविध रूप है। चूना पत्थर, खड़िया, ये सब इसी के नाम दिए CaCO3 के। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन प्लस अम्ल की अभिक्रिया से लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दो चीज़ आपको रखना है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो अगर ये दोनों साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे यही क्रियाकलाप दिया है कि NaOH और HCl की अभिक्रिया करेंगे, क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया तो एक लवण बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो, तो आप देखेंगे विलयन का रंग नील हरित हो गया। क्या किया अपन ने, कॉपर ऑक्साइड लिया और उस पर HCl डाला तो विलयन का रंग नील हरित हो गया। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच में होने वाले सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल तो लवण और जल बनेगा। अगर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। अब उपरोक्त विकल्प में सभी संतुलित कीजिए कि क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड, अब नीचे दिया कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो कैल्शियम नहीं, आपने कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का ही निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है तो निष्कर्ष निकाल अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही दी है कि ये धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण एवं जल, और धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इसमें दिया कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अधात्विक ऑक्साइड के इस प्रकृति से अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको फटाक से। इस पेज पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हल्दी और ये प्राकृतिक सूचक है, लिटमस और मेथिल ऑरेंज, और ये फिनोल्फ्थालीन संश्लेषित सूचक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े थे, 2-3 नाम पढ़े थे अपन ने, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजन, प्लेटोनियम, ये सब सूचक के रूप में इसका गंधीय सूचक वेनिला, प्याज, लौंग का तेल है। अब यहाँ पे बड़ा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो अम्ल लवण क्या बनाएंगे, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे। और अम्ल और क्षारक दोनों साथ में भी क्या करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। और अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसमें ये चीज़ याद रखना कि धातु के जो ऑक्साइड रहते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी अम्लों में क्षारक में क्या समानता है, तो 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों के में समान रासायनिक गुणधर्म है। तो गुणधर्म में समानता क्यों होती है, क्योंकि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हाँ ये तो है, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है और इसलिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करेंगे हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय है या नहीं। तो एग्जाम्पल ये क्रियाकलाप है, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। 2 कीले लगा के कॉर्क में 100 ml के बीकर में रख दीजिए।
अब क्या करना है, इन कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब एवं स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए और आपने क्या परीक्षण किया, इस परीक्षण को ग्लूकोज एवं अल्कोहल विलयन के साथ भी कीजिए। अब क्या हुआ, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगा और ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। बल्ब के जलने से पता चला कि विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हें आयन के कारण इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्योंकि तो इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि जो ग्लूकोज है और अल्कोहल, इन दोनों विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, अम्ल के विलयन में विद्युत का चालन होता है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन, जैसे HCl है तो Cl ऋणायन हो जाएगा, NO3 ऋणायन हो जाएगा, इसमें COOH ऋणायन है। H+ तो धनायन ही है, चूंकि अम्ल में उसने H+ धनायन इसलिए ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इसी क्रियाकलाप को दोहराना है। अब जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है, अब ये पढ़ लेते हैं। तो क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, आइए इसकी जांच करें। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में 1 ग्राम NaCl मतलब नमक ले लेते हैं 1 ग्राम, और फिर परख नली में कुछ मात्रा में अम्ल डाल देंगे। तो अम्ल डाले इन्हें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब प्रेक्षण किया, क्या निकास नली में कोई गैस बाहर निकली। इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे हुए एवं नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच की। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आपने क्या किया। शुष्क HCl गैस, HCl विलयन, और यहाँ पे क्या दिया, अध्यापकों के लिए निर्देश। यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए क्या डालना है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl3 डालना है। अगर जो परख नली में से जो जलवायु है वो बहुत आर्द्र है, ठंडी है, तो अपन ये गैस को सूखा रखने के लिए क्या डाल देंगे, इसमें CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड। क्या किया ना, परख नली में सबसे पहले ड्रॉपर H2SO4 से भरा हुआ परख नली पकड़ने का चिमटा है ये, परख नली में सोडियम क्लोराइड डाला। इसी प्रकार आर्द्र लिटमस पेपर से जांच करी। क्या इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, जल की अनुपस्थिति में HCl में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। HCl + H2 HO3O+ Cl2। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, H+ आयन तो निकलते हैं, पर ये जो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से लेकिन नहीं रह सकते, इसलिए जल के अणु के साथ मिलकर यह रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन सदैव H+ या हाइड्रोजेनिया आयन से दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इससे दर्शाते हैं, हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाते हैं। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन उत्पन्न करते हैं। आइए देखिए कि क्षारक क्या करते हैं। तो क्षारक जल में हमेशा हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होते, साथ में कड़वे होते हैं। क्षार ये प्रकृति संक्षारक होते हैं, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं H+ या H3O+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस टाइप भी लिख सकते हैं कि अम्ल क्षारक, तो अम्ल को H+ और क्षारक को H- तो H2O बन जाएगा। और एक लवण। अभी क्रियाकलाप दिया है यहाँ पे कि एक बीकर में जल लीजिए 10 ml और उसमें कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कि क्या तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। यह बीकर उसमें छेपी है, उसमें सोची। तो क्या हुआ, जब जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया को अत्यंत उष्मा छेपी होती है। ये जो दिया है जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा छेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल
या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी, क्योंकि अगर जल में अपन ये सब डाल रहे हैं क्षारक या अम्ल तो ये इसमें बहुत ज़्यादा गैस निकलती है, इसलिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। जब अम्ल को इसमें डालते हैं तो क्या होता है, इसे जब डालते हैं तो इसे धीरे धीरे डालना चाहिए, धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण मिश्रण असुविधा बाहर आ सकता है, अतः आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जाता है और कांच का पात्र टूट जाता है। साथ ही सल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल में चेतावनी लगी रहती है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि यहाँ पे कि अम्ल को ही सदैव जल में डालना चाहिए। जल में क्या डालना चाहिए, अम्ल को, न कि अम्ल में जल को डालना चाहिए। यहाँ पे पानी है, पानी को हिलाते हुए, यहाँ पे पानी है, पानी को हिलाते हुए इसमें ये अम्ल को डालना है धीरे धीरे। ये सही तरीका है, न कि अम्ल में पानी डाल रहे अपन, ये गलत है। अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में हमेशा अम्ल डालें। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अगर अपन ऐसा नहीं करते, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर क्या होता है, अत्यंत ऊष्मा निकलती है और मिश्रण बाहर आ सकता है और इससे अपन जल भी सकते हैं। तो आपको याद रखना है। और फिर है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो आयन की सांद्रता होती है, H3O और OH में प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, जल में ये सब मिलाएंगे और इनके जो जितना ज़्यादा था वो कम हो जाए थोड़ा, जल के जो ये मिश्रण विलयन बनेगा उसके आयतन में जो कमी हो रही है उसे कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। ये दिया। अब हम ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा और अभी चैप्टर बाकी है, तो हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।